Subscribe my channel Law and Communication Skills and press the bell icon for more informative lectures. Assalamu alaikum friends and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज़ ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हमने इसको नए सब्जेक्ट को स्टार्ट किया है अपने बकिया सब्जेक्ट के साथ, चूँकि हमारी सीरीज़ के अंदर लॉ ऑफ एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, लॉ ऑफ टॉर्ट्स ये चल रहे हैं और साथ में हमने इसको भी स्टार्ट कर दिया लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को, ताकि इसको भी हम वाइंड अप कर सकें। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, वो है इसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड सबसे पहले व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट और इसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा मुआहिदा जो दो या दो से ज़ायद फ़रीक़ैन से मुराद दो या दो से ज़ायद अशख़ास के दरमियान में किया जाता है, जहाँ पर कुछ लेने का कुछ देने का मामला हो, कुछ दिया जाए कुछ लिया जाए। देखिए कॉन्ट्रैक्ट जो भी होगा जो लीगली इन्फोर्सेबल होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट लीगली इन्फोर्सेबल होगा, वहाँ पर कुछ लेने का और कुछ देने का मामला होगा। यानी कि अगर आप कुछ ले रहे हो और उसके इवज़ कुछ पे कर रहे हो, कुछ दे रहे हो, देन वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर आप सिर्फ ले रहे हो दे कुछ नहीं रहे, या अगर आप सिर्फ दे रहे हो तो ले कुछ नहीं रहे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट की इस डेफिनेशन के अंदर फॉल नहीं करेगा। वो गिफ्ट हो सकता है, वो धोखाधड़ी, फ्रॉड, वो चोरी, डकैती, कुछ भी और हो सकता है, बट वो कॉन्ट्रैक्ट की इस डेफिनेशन के अंदर फॉल नहीं करेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक ऐसा इसेंशियल है जिसको फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है, और वो इसेंशियल है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन कुछ ऐसी मटीरियलिस्टिक चीज़ों को देना या उसके इवज़ को मुआवजा लेना, कोई बदला लेना, कुछ भी लेना जिससे आपकी सेटिस्फेक्शन हो, जिससे आपको कुछ ना कुछ मिल रहा हो, सिर्फ यही नहीं कि आप सब कुछ दे रहे हो। तो एनीवेज को आगे फर्दर डिटेल से डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो हमारा टॉपिक व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट एंड इसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपके पास मेरे नोट्स अवेलेबल हैं तो वेल एंड गुड, अगर नोट्स अवेलेबल नहीं है तो मार्केट से नोट्स ले लें। आउट ऑफ सिटीज़ या आउट ऑफ कंट्रीज़ के लोग मुझे PDF की सूरत में मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं उनको फॉरवर्ड करवा दूंगा और वो उसके प्रिंट आउट निकलवा लें। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ डैट कि मेरे सभी लेक्चर्स, मेरे नोट्स सभी अब पेड होंगे। उनकी जो प्राइस है वो आपने कुछ ऐसे पे करनी है कि कम से कम 10 रुपये आपने डोनेट करने हैं, कम से कम पर लेक्चर के इवज़। ये नहीं कि एक दफ़ा आपने कर दिया और उसके बाद जान छुड़वा ली। पर लेक्चर की इवज़ आपने कम से कम डोनेशन, इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो 10 रुपये से ज़्यादा, लेकिन कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आपकी इस्तात है, आपकी हैसियत है, आपने उसकी डोनेशन करनी है। दो लोगों की आपने हेल्प करनी है, जैसे आप कर सकते हो, जिस तरह से आपके लिए मुमकिन हो, आपके लिए आसानी हो, जो आपके लिए, चाहे आप किसी को कुछ बता दिया, किसी भी सेंस में किसी की हेल्प करनी, कम से कम दो लोगों की आपने हेल्प करनी है। और मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनका साया मेरे सर पर कायम रखे, उनको सेहत तंदुरुस्ती अदा फरमाए। एक छोटी सी दुआ मेरे लिए भी। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसेंशियल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑक्सफोर्ड मीनिंग्स है कॉन्ट्रैक्ट के, वो है लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। एक ऐसा मुआहिदा जो कानूनी तौर पर बाइंडिंग होगा, जिसको कानून इन्फोर्सेबल करवाने का पाबंद होगा, जिसको लॉ इन्फोर्सेबल करवाएगा, ऐसा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इज अ रिटन और स्पोकन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग फॉर अ स्पेसिफिक टाइम एंड इट्स लीगल बाइंडिंग, इट्स लीगली बाइंडिंग देम एंड इट इज़ इन्फोर्सेबल बाई लॉ। मुआहिदा, कानून, कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी चीज़ जो दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान में तय पाता है कुछ करने के लिए और कुछ ना करने के लिए। कुछ भी उनकी इसेंशियल्स हो सकते हैं, उनके फैक्ट हो सकते हैं, जहाँ पर कुछ करने का मामला हो या कुछ ना करने का मामला हो, जहाँ पर दोनों पार्टीज़ मुतफिका तौर के ऊपर म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ इसको डेवलप करवाती हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ इसको इन्फोर्स करवाती हैं, म्यूचुअल इंटरेस्ट के साथ इसको जो आगे लेकर चलती हैं। ऐसा मामला जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ कुछ करने के और कुछ ना करने पर पाबंद हो और साइन कर दे, ऑरली या इन रिटन फॉर्म, ज़ुबानी कलामी या बोलकर तहरीरी तौर के ऊपर वो मुआहिदा करते हैं, और वो मुआहिदा कानूनी हो और उसको कानूनी से मुराद ये है कि उसके अंदर कोई गैर कानूनी मवाद शामिल ना किया जाए, गैर कानूनी मामलात की डील ना की जाए, तो उसको कानून करवाने का, उसको इन्फोर्स करवाने का पाबंद होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देयर आर टू कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट की सूरत में एग्रीमेंट शुड बी इन्फोर्सेबल बाई लॉ, कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी। एग्रीमेंट पहले बनेगा, एग्रीमेंट के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, जब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा देन वो इन्फोर्सेबल बाई लॉ हो जाएगा। हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, बट हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको एक फर्दर लेक्चर अपलोड करूँगा कि रिलेशनशिप लॉ के अंदर कितने हैं और कितनी इकसाम की है, मतलब कि कौन कौन से ऐसे रिलेशनशिप हैं जिनको लॉ बाइंडिंग करवाता है, जो बाइंडिंग ऑफ लॉ होते हैं, जो लॉ के अंदर फुलफिल करवाए जा सकते हैं।
एक तो रिलेशनशिप वो है जो हमारे नेचुरली बनते हैं, माँ बेटा का, बाप बेटे का, भाई बहन का, कपल का, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ एटसेट्रा, जो हम खुद से ऐसे रिलेशनशिप भी लॉ के अंदर मौजूद हैं जिनको लॉ बाइंड करवाने का, जिनको लॉ फुलफिल करवाने का, इन्फोर्सेबल करवाने का पाबंद है। उसके ऊपर मैं एक लेक्चर अपलोड करूंगा, चूँकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब तक आप रिलेशनशिप को नहीं समझ सकते, आप बेसिक कॉन्ट्रैक्ट को नहीं समझ सकते। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रिलेशनशिप की डेफिनेशन को समझना, रिलेशनशिप की काइंड्स को समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं फर्दर उसके ऊपर एक लेक्चर अपना अपलोड करूंगा एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप के ऊपर। ये कोई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, जस्ट आप कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आप रिलेशनशिप को समझ जाते हो तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। एनीवे, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स वैलिडिटी, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन एन एग्रीमेंट which fulfill all legal requirements and is enforceable at law is called valid agreement। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो तमाम लीगल फॉर्मेलिटीज को, लीगल पॉइंट्स को, लीगल क्वेश्चंस को फुलफिल करता है, देन वो इन्फोर्सेबल बाई लॉ बन जाएगा और वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अकॉर्डिंग टू इट्स फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन इट इज एग्जिस्टेंस ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। लॉ के अंदर जो बेसिक चीज़ है वो एक ऑफ़र और एक्सेप्टेंस का होना ज़रूरी है। सबसे पहले जब तक ऑफ़र नहीं होगी, कोई अपनी तरफ से ऑफ़र नहीं करवाता या प्रपोजल नहीं बनाता, सामने से उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होती, उसकी हामी नहीं भरी जाती, उसको लेने का कॉलो करार या मुआहदा नहीं किया जाता, तो ऐसी सूरत में वो जो चीज़ है, वो जो फैक्ट है, वो जो एग्रीमेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फॉल नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज़ है, एक डिवाइस है, मैं वो डिवाइस सेल करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने इस डिवाइस को सेल करना है, ये डिवाइस है। अब मैं ऑफ़र लगा देता हूँ कि मैंने इसको 10,000 में सेल करना है, ये मेरी ऑफ़र है, या इसको आप मेरा प्रपोजल कह लें कि मैंने इसको 10,000 में सेल करना है। सामने से एक शख्स कहता है कि आप इसको 9,000 में सेल करना है, तो देन ऑफ़र प्रपोजल मेरा वही रहेगा कि ये डिवाइस मैंने सेल करनी है, बट जो इसके अंदर मैंने ऑफ़र करवाई थी वो 10,000 की थी। सामने से काउंटर ऑफ़र आ जाती है कि आपने 9,000 में ये सेल करनी है। जब वो काउंटर ऑफ़र करवाएगा तो फिर ऑफ़र जो है वो चेंज होकर शिफ्ट हो जाएगी उसकी तरफ। अब मेरी एक्सेप्टेंस है, पहले मैंने प्रपोजल बनाया हुआ था, इसकी मैंने ऑफर करवा दी, तो एक्सेप्टेंस सामने वाले शख्स ने करनी थी। अब उसने काउंटर ऑफर करवा दी कि नहीं 10 में मैं नहीं खरीदूंगा, 9 में आपने सेल करनी है। मैं कहता हूँ नहीं, 9 में तो ये बहुत सस्ती है, ये बहुत मुझे नुकसान देगी, मुझे लॉस करेगी, घाटा देगी, 9 में मैं सेल नहीं करूंगा। अब मैंने उसकी जो ऑफर थी, काउंटर ऑफर थी, उसको रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्शन दे दी उसके ऊपर, तो मामला यहाँ पर खत्म हो गया। अब मजीद मामला कैसे आगे बढ़ेंगे? मैं कहूँगा कि ठीक है 9,500 में मैं इसको सेल करना चाहता हूँ, आप लेंगे? अब क्या हो गया, ऑफर फिर से कन्वर्ट मेरी तरफ होगी, ऑफर मेरे पास आ गई। मतलब कि अगर मेरे पास आई या उसी की ऑफर को अगर मैं एडमिट करता हूँ कि ठीक है मैं 9 में इसको देने के लिए तैयार हूँ, तो ये हमारे दरमियान क्या हो गया, कॉलो करार, बातचीत, गुफ्तो शनीद। तो इसके दरमियान में उसकी भी अपनी समझ थी, मेरी भी अपनी समझ थी। ना वो महंगी खरीद रहा है, ना मैं महंगी सेल कर रहा हूँ, ना वो सस्ती खरीदना है, ना मैं सस्ती सेल कर रहा हूँ। मतलब मैंने अपनी एक्चुअल पोजीशन के अकॉर्डिंग, मैंने अपनी एक्चुअल प्राइस के अकॉर्डिंग, अपनी एक्चुअल चीज़ के अकॉर्डिंग इसकी प्राइस बताई, मेंशन की कि मेरी ये डिवाइस जो है 10,000 की आपने लेनी है। सामने वाले शख्स ने बोला कि मैं 9,000 में लूंगा, तो उसको ये डिवाइस की जो समझ है, उसको इसके जो पैरामीटर्स हैं, इसका सीक्वेंस जो है 9,000 में समझ है कि 9,000 तक ये डिवाइस ठीक है, चूंकि मैंने यूज़ भी की हुई है। अब अगर मुझे 9 में समझ आता है कि ठीक है मैंने चूंकि यूज़ भी कर ली है, इसलिए तो 2-3 हज़ार अगर नुकसान इसमें से होता भी है तो ठीक है, इट्स ओके, इसके अंदर कोई इशू नहीं है, तो मैं इसको 9 में सेल कर देता हूँ। तो मैं उसकी काउंटर ऑफर, प्रपोजल मेरा था। देखिए यहां पर एक चीज समझने वाली है कि लोग समझ रहे हैं कि प्रपोजल भी चेंज हो जाता है। प्रपोजल चेंज नहीं होता, प्रपोजल उसी शख्स का रहेगा जिसकी पोजेशन में है, जिसकी टाइटलशिप में है, जिसकी मलकियत में वो जो चीज है। प्रपोजल के बाद फिर मैंने उसकी एक बेसिक वैल्यू भी तो मुकर्रर करनी है ना। जब उसकी वैल्यू मुकर्रर करूंगा तो मैं उसकी ऑफर बनाऊंगा कि मेरी ये डिवाइस है, मैंने 10,000 में सेल करनी है। 10,000 में सेल करने के बाद सामने वाला शख्स उसकी एक्सेप्टेंस देगा। एक्सेप्टेंस देने के बाद अगर वो एक्सेप्टेंस नहीं देता, ऑफर काउंटर कर देता है, सामने से नई ऑफर लगा देता है कि 9,000, अब एक्सेप्टेंस मैंने देनी है। प्रपोजल भी मेरा है लेकिन एक्सेप्टेंस भी मैंने देनी, चूंकि काउंटर एक्सेप्टेंस आ गई, एक्सेप्टेंस घूमकर मेरी तरफ आ गई। प्रपोजल जो है वो मेरा रहा लेकिन ऑफर काउंटर हो गई, मेरी तरफ से ऑफर गई, सामने से फिर ऑफर आई, घूमकर अब मेरी तरफ आ गई एक्सेप्टेंस। या तो मैं अब नई ऑफर बनाऊंगा कि नहीं 9.5 में, या मैं इसी 9 की ऑफर को एक्सेप्ट करूंगा। इन केस मैं 9 की ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है मुझे ये एक्सेप्ट है, तो क्या होगा, मैं डिवाइस उसको दूंगा और उससे 9,000 लूंगा। अब डिवाइस उसको देना और 9,000 लेना, ये जो मामला है ये है कॉन्स्टिट्यूशन, इसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अगर ये इंक्लूड नहीं होगा दोनों तरफ से, मतलब मेरी तरफ से डिवाइस का उसको देना और उसकी तरफ से कैश लेना, मैं कहता हूं कि ये ले डिवाइस और मुझे कैश दे, डिवाइस उसको जा रही है, कैश मेरी तरफ आ रहा है, मतलब कि मैं नुकसान में नहीं हूं। अगर मेरी तरफ से कुछ जा रहा है तो कुछ ना कुछ मेरी तरफ आ भी रहा है, तो कुछ जाने और आने का जो अमल है ये कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो लिहाजा जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन फॉल नहीं करेगी वो कॉन्ट्रैक्ट लीगली हो ही नहीं सकता।
और अगर वो लीगली फैक्ट के ऊपर है, कहीं पर लॉ उसकी एक्सेप्शन देता है, तो वो गिफ्ट हो सकता है, कोई भी और लॉ ने जो परमिशन दी हुई है, जो लॉ ने उसके ऊपर कोई ऐसी एक्सेप्शन दी हुई है, तो वो हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन के अंदर स्पेसिफिकली कंसिडरेशन का होना। कंसिडरेशन क्या है, मैंने अभी आपको बता दिया कि मेरा डिवाइस देना और उससे 9,000 लेना, उससे एक मखसूस रकम लेना, ये कंसिडरेशन है। कुछ लेना और कुछ देना, कुछ ले दे का जो मामला है। तो अगर कंसिडरेशन इसके अंदर नहीं होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। हाँ, कहीं पर अगर लॉ ने एक्सेप्शन दे दी हो गिफ्ट की सूरत में, क्योंकि मैं गिफ्ट भी तो कर सकता हूं किसी को, हिबा भी कर सकता हूं किसी को, किसी और सूरत में जहां पर लॉ कहे कि नहीं, यहां पर अगर आप चाहो तो सिर्फ एक ही चीज दे सकते हो, उसके एवज में कुछ और आप ले लेना या कुछ और ले लेना, या आप ट्रस्ट के थ्रू के ऊपर, मतलब किसी भी सेंस में जहां पर लॉ एक्सेप्शन देता है, ट्रस्ट की सूरत में एक्सेप्शन दे देता है, जो हम ट्रस्ट क्रिएट करते हैं, वेलफेयर ट्रस्ट क्रिएट करते हैं, गिफ्ट की सूरत में एक्सेप्शन दे देता है, तो जहां पर लॉ एक्सेप्शन देगा उससे हटकर जनरली वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, जहां पर कंसिडरेशन फॉल नहीं करेगी। कंसिडरेशन की भी समझ आ गई होगी आपको। अकॉर्डिंग टू इट्स परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन कॉन्ट्रैक्ट शुड बी केपेबल बाय बीइंग परफॉर्म। जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको परफॉर्म होना, उसको परफॉर्म करना, उसको एज इट इज फुलफिल करना जरूरी है। इसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अब वही इसेंशियल्स आ गए कि किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इसेंशियल्स कौन कौन से होंगे। अगर इनमें से एक भी इसेंशियल नहीं होता तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं कहलाएगा। सबसे पहला इसेंशियल प्रपोजल। प्रपोजल क्या है, मैंने ये डिवाइस है, इसका प्रपोजल क्या बनाया कि मैंने इसको सेल करना है, ये एक नेट डिवाइस है, मैंने इसको सेल करना है। अब ये मेरा प्रपोजल है। प्रपोजल क्या है, इसकी कंपनी का नाम लिखा होगा, इसकी पैकेज की डिटेल लिखी होगी, इसकी कैपेसिटी लिखी होगी, बैटरी टाइमिंग एटसेट्रा, किस हद तक ये पैकेज को अफोर्ड कर सकती है, किस हद तक ये चल सकती है, तमाम चीज़ें इसके अंदर मेंशन होंगी। तो ये मेरा प्रपोजल है जो कंप्लीट होगा हर शख्स को समझने के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन को, उसको एक जो है एक मखसूस जिससे वो इस चीज़ का नॉलेज उसको आ सके कि ये क्या है, कैसे चलता है, किस तरह से डील करेगा और इन फ्यूचर ये कैसी रहेगी। तो ये तमाम चीज़ें जो लिखी होंगी, बताई होंगी, मेंशन की होंगी, ये मेरा प्रपोजल होगा और साथ में इसको सेल करने का। उसके बाद नेक्स्ट है जी, प्रपोजल के बाद यहाँ पर मैंने लिखा हो एक्सेप्टेंस। सामने वाला शख्स उसको एक्सेप्ट करेगा। जो पहले मैंने एग्जांपल दी कि ऑफर, काउंटर ऑफर, ये तमाम चीज़ें बार्गेनिंग के अंदर आती हैं, ये बार्गेनिंग कहलाती है बेसिकली। तो अगर ऑफर स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी जगहों के ऊपर तक चीज़ की, अगर आप किसी ब्रांड के ऊपर जाते हैं कुछ परचेज करने के लिए, तो वहाँ पर एक टी शर्ट लगी होती है 2000 की, या एक जीन्स की पैंट लगी होती है 3000 की। इस तरह से अगर कोई लेडीज सूट है तो वो 4000 या 5000 का लगा होता है, तो उन्होंने प्राइस टैग भी साथ मेंशन की होती है। तो वो प्राइस टैग के ऊपर सब कुछ लिखा भी होता है कि इसका कलर ये है, इस तरह से है, इसका मटेरियल ये है, लेदर है, नॉन लेदर है, अगर कोई जैकेट आप लेने जा रहे हो या कोई भी जीन्स की चीज़, तो साथ में उसकी प्राइस भी लिखी होगी कि ये 3000 की, ये 5000 या 7000 की। अब वहाँ पर बार्गेनिंग की ऑप्शन नहीं होती, वहाँ पर आपने सिर्फ एक्सेप्टेंस देना या रिजेक्शन देना है। तो बार्गेनिंग हर जगह पर अलाउड नहीं होती। बार्गेनिंग की एक मखसूस लिमिट है, मखसूस जगह के ऊपर अलाउड होती है, हर जगह पर बार्गेनिंग जो है वो अलाउड नहीं होती। जनरल कॉन्सेप्ट यही है कि विदाउट बार्गेनिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा। आपने एक मखसूस, आपने प्राइस इतनी ज्यादा भी नहीं लगानी कि जो चीज है 1000 की आप उसकी प्राइस मेंशन कर दो 1 लाख रुपए, मतलब चीज हाँ कम ज्यादा थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। आपने एक चीज की असल वैल्यू के हिसाब से, किसी भी चीज की, किसी भी इफेक्ट की, किसी भी मटेरियल की, उसकी वैल्यू के हिसाब से आपने उसकी प्राइस मुकर्रर करनी है। तो बार्गेनिंग का अमल बहुत कम जगह के ऊपर होता है। तो लिहाजा आप किसी ब्रांड के ऊपर जाते हो, वहां से आपने एक चीज पसंद की, जीन्स की पैंट है 3000 की। अब वहां पर आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप उसको रिजेक्ट करोगे, खत्म कर दोगे, किसी और शॉप पर चले जाओगे, या उसको आप एक्सेप्ट करोगे। आपने एक्सेप्ट कर लिया तो उसके इवज क्या होगा, फिर आपने उसको 3000 देने हैं, उसके इवज में आपने वो जीन्स की पैंट हासिल करनी है। तो जो 3000 देने का और जीन्स की पैंट लेने का जो अमल है, लेने और देने का, ये कहलाता है कंसिडरेशन। तो सबसे पहले एसेंशियल प्रपोजल, नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस। प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, उसके बाद है जी कंसिडरेशन। कंसिडरेशन की हेडिंग जो है वो मैंने थोड़ी सी नीचे लिख दी 9वें नंबर के ऊपर, तो उसको आप उठाकर 3रे नंबर के ऊपर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है जी एग्रीमेंट। अगर आपने वो ऑरल एग्रीमेंट नहीं है, आपने उसको साइन करना है, उसको लिखना है, तो फिर आप एक एग्रीमेंट तहरीर करोगे, एक एग्रीमेंट लिखोगे। अगर तो वो ऑरल है, अगर तो वो इन स्पोकन फॉर्म है, आपने जबानी कलामी किया, तो फिर प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और उसके बाद कंसिडरेशन होगी और मामला खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने उसको रिटन फॉर्म के अंदर लेकर आना है तो फिर कंसिडरेशन आगे जाएगी, फिर कंसिडरेशन पहले नहीं आएगी, फिर पहले प्रपोजल, उसके बाद एक्सेप्टेंस, उसके बाद आप उसको एग्रीमेंट तरतीब दोगे। एग्रीमेंट के लिए क्या है, 2 गवाहन का होना, 1 गवाह का होना, ये जो भी वेरी करता है केस टू केस। उसके बाद आप उसको रिटन फॉर्म के अंदर लेकर आओगे। जो एग्रीमेंट होगा वो लॉफुल एग्रीमेंट होगा। नेक्स्ट है जी लॉफुल एग्रीमेंट कि आपने उसको लॉफुली तरतीब देना है, कोई इलीगल या गैर कानूनी मवाद शामिल नहीं करना जिसको लॉ ने बैन किया है, ममनू किया हुआ है, ऐसे किसी मवाद को आपने शामिल नहीं करना। उसके बाद लीगल रिलेशनशिप, मैंने आपको पहले बताया था कि रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लीगल रिलेशनशिप आपका डेवलप हो जाएगा, लेने वाला और देने वाला। लॉफुल ऑब्जेक्ट, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए। कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज, पार्टीज का कंपिटेंट होना बहुत जरूरी है। माइनर पार्टीज, अनसाउंड माइंडेड
या इमेच्योर शख्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फॉल नहीं कर सकते। नेक्स्ट हेडिंग है जी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये हेडिंग कॉन्स्टिट्यूशन आती है अगर आपने रिटर्न फॉर्म के अंदर लेकर आना उसको, तो रिटर्न फॉर्म के अंदर आप कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है कि कुछ उसको दे रहे हैं और उससे कुछ ले रहे हैं। उसके बाद इसका एसेंशियल है जी फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट क्या है? दोनों अशखास आज़ाद हैं, अपनी मर्जी से मुआहदा कर रहे हैं, किसी के ऊपर जोर ज़बरदस्ती यूज़ नहीं की जा रही, अनडू इन्फ्लुएंस यूज़ नहीं किया जा रहा, किसी को ज़बरदस्ती मुआहदा करने के लिए, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए नहीं बोला जा रहा। मतलब मुझे पता कि मैंने अपनी डिवाइस 9000 में सेल करनी है, तो ये मेरी अपनी मर्जी है, मुझे पैसों की ज़रूरत हो सकती है, मैंने डिवाइस कोई और चेंज करनी होगी, मैंने अपग्रेड करनी होगी डिवाइस अपनी, कोई नई डिवाइस लेनी होगी, कोई नया मटेरियल लेना होगा, कोई नया मॉडल लेना होगा, या मुझे वैसे कि पैसों की ज़रूरत है तो मैं अपनी डिवाइस सेल करके अपने पैसों से उसका गुजारा करना चाह रहा हूँ। तो किसी भी सूरत में मेरी अपनी मर्जी है, मेरी अपनी फ्री कंसेंट है, मेरी अपनी विलिंगनेस है, मैं अपनी मर्जी से अपनी इंटेंशन के साथ उसको सेल कर रहा हूँ, तो ऐसी सूरत को फ्री कंसेंट कहते हैं। नेक्स्ट है जी सर्टन एंड डेफिनेट। द एग्रीमेंट शुड बी क्लैरिफाइड इन टर्म बिकॉज इफ द टर्म ऑफ एग्रीमेंट विल सर्टन और कंफ्यूजिंग इट विल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाई लॉ। सर्टन एंड डेफिनेट मतलब जो भी एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन है उनको क्लैरिफाई, क्लैरिटी के साथ मेंशन किया होगा। मतलब कुछ ऐसा घुमा फिरा कर नहीं लिखा होगा बाद में जब उसको परफॉर्म करवाना है तो परफॉर्म करवाते हुए वहां पर इश्यूज क्रिएट हो, वहां पर प्रॉब्लम्स आए। तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उनको डिटेल के साथ, वजाहत के साथ लिखना है, मेंशन करना है। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जो कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हैं उसको परफॉर्म करवाने की पॉसिबिलिटी हो। फॉर एग्जाम्पल एक शख्स कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है इंडिया के एक शख्स के साथ, जैसे कि पिछले दिनों में ये हमारे जब पाकिस्तान इंडिया के साथ जंगी मामला शुरू हुए, जंग के खतरात उमड़ाए, तो जो एग्रीमेंट हुए थे पाकिस्तान रिटेलर्स के इंडिया के रिटेलर के साथ या पाकिस्तानी ताजरों के इंडिया के ताजरों के साथ, उन्होंने अपने एग्रीमेंट खत्म कर दिए। अब पाकिस्तान वाले फोर्स कर रहे थे कि हमें हमारा सामान भिजवाओ, इंडिया के ताजर कह रहे थे हमें हमारा सामान भिजवाओ, लेकिन एग्रीमेंट वो फुलफिल नहीं कर रहे थे। अब कोई ऑप्शन भी नहीं थी क्योंकि जंगी हालात थे, जंग का दौरानिया था। तो जहां पर कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल ही नहीं हो सकता, जहां पर उसकी परफॉर्मेंस ही नहीं हो सकती, तो ये चीज देखना जरूरी है कि जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसकी इन्फोर्सिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है या नहीं है, परफॉर्मेंस उसकी हो सकती है या नहीं हो सकती। लीगल फॉर्मेलिटीज, उसके अंदर तमाम लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करना, लीगल फॉर्मेलिटीज का होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट लीगल फॉर्मेलिटीज अगर आप कानूनी नुकात को नहीं देखेंगे, लाइक पाकिस्तान के अंदर शराब का एग्रीमेंट करना ही जायज़ नहीं है और आप शराब का एग्रीमेंट कर लेते हो। पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लोगों की खरीदो फरोख्त ही जायज़ नहीं है और आप लोगों की खरीदो फरोख्त करते हो, इंसानों को खरीदने और बेचने का अमल करते हो। तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर आपको लीगल फॉर्मेलिटीज़ को देखना, कानूनी निकात को देखना ज़रूरी है कि आया ये जो चीज़ें ये पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती, पाकिस्तानी या इंडियन लॉ के अकॉर्डिंगली चल सकता है या नहीं चल सकता। तो उस मौजूदा स्टेट के लॉज को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिसको लीगल फॉर्मेलिटीज़ हम कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रीक्लूड रिमार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए और मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर किया करें अपने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, अपने फेसबुक पेज पर, अपने जितने भी आपके लॉ के, आपके कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आपके फेसबुक ग्रुप्स हैं। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।